तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे कहानी का वक्त होता है। 10 बजे मैं डेली कहानियाँ सुनाता हूँ और आज फिर एक दूसरी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। कल की कहानी में, कल की जो वीडियो थी, उस वीडियो में पता नहीं क्या हुआ था, क्या दिक्कत आ गई थी। टेक्निकल चीज़ें अक्सर फॉल्ट कर जाती हैं। तो कल की वीडियो में जिस डिवाइस में मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि नॉइस वगैरह ना आए, तो शायद वो डिवाइस ऑन नहीं हुआ था या फिर क्या हो गया था कि जब मैंने बाद में चेक किया तो उस डिवाइस में कोई आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। लिहाजा कैमरे का जो मेन माइक था उससे जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था मुझे मजबूरी में वही आपके सामने लाना पड़ा। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके बावजूद आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, देखा, किसी ने डिसलाइक भी नहीं किया, तो इसके लिए आपका दिल से आभार। लेकिन अपनी गलती मैं मानता हूँ, अगर उस पर आप लोग डिसलाइक करते तो शायद ज़्यादा सही था, लेकिन फ़िलहाल आपने नहीं किया तो उसके लिए तो ये आपका प्यार ही है जो आप मेरी इतनी बड़ी गलती को ढक लेते हैं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। और आज की कहानी के बारे में न ज़्यादा कुछ आगे कहूँगा, न ज़्यादा कुछ पीछे कहूँगा, क्योंकि इस कहानी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी दिखाएंगी। और लास्ट में एक सवाल आज फिर आपसे पूछूंगा, और ये सवाल हर एक जिम्मेदार नागरिक को इसका जवाब खोजना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी को न्याय दिलाने के चक्कर में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो इस बात को हम भूल ना जाएं। क्योंकि कहानी आज 5 लोगों के कत्ल की है। उनको बाकायदा मारा गया, मारने के बाद उनकी लाश के साथ भी कई अजीब अजीब चीज़ें की गई। लोगों का ध्यान भी इसके ऊपर गया, लेकिन इसके विपरीत एक और घटना घटी थी, उसको सब लोगों ने इग्नोर कर दिया। शायद उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, एक जिला लगता है देवास। कहानी देवास के एक गांव नेमावर की है। आप लोगों ने ये कहानी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, सुनी होगी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी पहलू हैं जो ना मुझे यूट्यूब पे दिखे, ना गूगल पे दिखे, ना किसी अखबार में दिखे। तो मुझे लगा कि अगर ऐसी चीज़ें आपसे छूटी हैं तो मेरा काम ही ऐसी कहानियों को सुनाना है जो आपसे छुपाई गई, जो आप तक नहीं पहुंचाई गई। तो कहानी नेमावर ज़िले की है। कहानी साल 2021 की है। साल 2021 के मई महीने में एक लड़की 30-35 साल उम्र, जिसका नाम भारती था, अपने घर से बाहर रह के, एक जगह थी पीथमपुर से ये अपने घर पे फ़ोन करती है, क्योंकि ये घर से बाहर रह रही थी, घर के बाहर जॉब करती थी। डेली जब जॉब से आती थी, आने के बाद ये फ़ोन करती थी, अपने माँ बाप से, भाई बहन से सबसे बातचीत करती थी, हालचाल लेती थी, घर परिवार वालों से बातचीत करके ही सोती थी। इसी क्रम में ये जब 13 तारीख को अपने माँ के पास फ़ोन करती है तो माँ के फ़ोन पे पूरी घंटी जाती है। पूरी घंटी जाने के बाद ना माँ का फ़ोन उठता है, ना ही बाद में रिटर्न कॉल आया। भारती को भी लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माँ सो गई होंगी या फिर माँ के फ़ोन में रिचार्ज नहीं हुआ होगा। 13 तारीख बीत जाती है। 14 तारीख को फिर भारती फ़ोन करती है, फ़ोन लगता नहीं, घंटी जाती है, फ़ोन उठता नहीं। कुछ देर तक ये रिटर्न कॉल का इंतज़ार करती है, रिटर्न कॉल आती नहीं। फिर भी जैसे तैसे करके अपने आप को समझा लेती है कि चलो शायद माँ कहीं बिजी रह रही हूँ या फिर मेरा टाइम गलत है। 13 तारीख बीत गई, 14 तारीख बीत गई, 15 तारीख को ये फिर फ़ोन करती है, और इस बार ये अपनी माँ और अपने बहन के दोनों के नंबरों पे कॉल करती है। कॉल करने के बाद जब न फ़ोन उठता है, ना ही रिटर्न कॉल आता है, उसके बाद गांव के जो और लोग थे उनके पास कॉल करती है पूछने के लिए कि चाचा जी, क्या मेरे घर का कोई दिखा या नहीं दिखा? अगर दिखा हो तो प्लीज़ आप बात करवा दीजिएगा। तो जब ये बात गांव के लोगों से पूछती है तो गांव के लोग बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे घर के सारे लोग तो 2-3 दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब ये बात जब भारती सुनती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि घर के सारे लोग अचानक से कहाँ चले गए। अब भारती फ़ौरन अपना सामान पैक करती है। सामान पैक करने के बाद घर पे आती है। आने के बाद घर में घुसती है, आवाज़ देती है, घर में कोई नहीं था, घर पूरा खुला था, सारे कमरे खुले थे, मानो जैसे बिना किसी प्लान के तहत ये लोग कहीं चले गए हैं। अब भारती 17 तारीख तक इंतज़ार करती है, घर में भी रिश्ते नातों में पूछताछ करती है। जितने भी जानने वाले थे, जितने भी दोस्त यार थे,
सबसे पूछताछ करती है कि क्या मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भतीजी, ये सारे लोग गए हैं या नहीं गए हैं, किसी के पास कोई जानकारी हो, किसी के पास कोई खबर हो। लेकिन जब हर जगह से भारती को निराशा ही मिली, भारती चिंता होती है, उसे परेशान होती है, तो अंत में थक हार कर वो थाने जाती है, पुलिस वालों का सहारा लेती है और पूरे मामले के बारे में पुलिस वालों को बताती है कि कैसे वो 13 तारीख से फ़ोन कर रही है। न 13 को फ़ोन लगा, न 14 को फ़ोन लगा, न 15 को फ़ोन लगा। 16 तारीख को घर आई, सारी जगह पे छानबीन की, घर में भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं, और मेरे पूरे के पूरे परिवार का कहीं शायद अपहरण हो गया या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया। 17 मई साल 2021 को उस थाने में, नेमावर गांव का जो थाना लगता था, उस थाने में जाने के बाद भारती रो रो के अपनी कंप्लेंट को दर्ज करती है। पुलिस वाले भी खानापूर्ति करते हैं, कागज़ पे सारी कंप्लेंट नोट करते हैं, लेकिन पुलिस वाले ना इसमें कोई हरकत करते हैं, ना ही छानबीन करते हैं, ना ही खोजबीन करते हैं। अब 17 तारीख को ये कंप्लेंट करती है, पुलिस वाले भरोसा देते हैं कि 1-2 दिन में खोज लेंगे, हम पता करेंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन 17 तारीख बीतती है, 18 तारीख बीतती है, 19 तारीख बीतती है। 3 दिनों तक जब पुलिस की कोई भी गाड़ी, ना पुलिस की कोई भी टीम भारती के पास आती है पूछताछ के लिए, ना घर पे आती कुछ जांच पड़ताल करने के लिए, तो भारती को लगता है कि शायद पुलिस इस मामले में सीरियस नहीं है। सहारा भी पुलिस का था, पुलिस सीरियस भी नहीं है, लिहाजा जब भारती करे तो करे क्या। अंत में अपने कुछ लोगों से कांटेक्ट करती है, जांच पड़ताल के लिए उनसे मदद मांगती है, कहती है कि मेरे पूरे परिवार को किसी ने गायब कर लिया या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया है, लेकिन आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। अब ये बात जब उसके जानने वाले, उसके चाहने वाले सुनते हैं, तो उसी में से किसी ने आइडिया दिया कि तुम सीएम हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो, अब पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर रही, इस बात की पूरी जानकारी सीएम को दे दो। भारती फ़ोन करती है, फ़ोन करके पूरा वाक़या सिलसिलेवार तरीके से बताती है, बताते हुए रोने भी लगती है कि कैसे उसका पूरा का पूरा परिवार गायब है। पुलिस मदद करने को तो छोड़िए, पुलिस एक बार भी मेरे घर आके ये भी नहीं चेक कर रही कि घर की कौन कौन मेंबर कहाँ सोती थी, कैसे गायब हुई, ना पड़ोसियों से पूछताछ कर रही, ना ही कुछ कर रही है। लिहाजा सीएम साहब आप मेरी मदद कीजिए। और उस टाइम वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। अब ये बात जब ऊपर तक जाती है कि कैसे एक दलित परिवार के पूरे परिवार को गायब कर दिया गया या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया है, ये सारे लोग गायब हैं, न पुलिस काम कर रही, न कोई और मदद कर रहा है, ना ही उन लोगों का कुछ पता चल रहा है, लगभग 10 दिन बीतने को हैं। तो जब बीजेपी कार्यालय में और सीएम आवास में ये सारी बातें गूंजती हैं, तो सबको लगता है कि अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो शायद बीजेपी की और जो पूरी पार्टी है, जो सीएम साहब हैं, उनकी एक तरह से भद्द पिट जाएगी। जो सीएम साहब थे और जो उनके साथ के कर्मी थे, वो फ़ौरन थाने में फ़ोन करते हैं, डीएम को तलब करते हैं, एसपी से कांटेक्ट करते हैं और आदेश देते हैं कि इस मामले की फ़ौरन से फ़ौरन जांच की जाए, फ़ौरन कार्रवाई की जाए। और साथ ही बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे, उनको ये बात आदेश की जाती है कि आप जाइए, उस महिला को जो भारती है उसके दुख में खड़े होइए, उसके साथ उसका दुख बांटिए और उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। अब कार्यकर्ताओं के पास ये आदेश आता है तो उस एरिए का जो सबसे तेज तर्रार कार्यकर्ता था, सुरेंद्र सिंह राजपूत, वो फ़ौरन भागते हुए इस भारती के पास आता है। आने के बाद बाकायदा सांत्वना देता है, भारती को अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद आसपास के इलाकों के सारे और लोग बैठते हैं, सीधा थाने लेके जाता है। दरोगा से भीड़ पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, इस मामले में कोई छानबीन क्यों नहीं हो रही, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, फ़ौरन इस मामले को सुलझाया जाए, इनके पूरे परिवार को खोजा जाए। अब ऊपर से भी प्रेशर आता है, इधर बीजेपी कार्यकर्ता भी थाने को घेरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो पुलिस को भी लगता है कि कुछ न कुछ तो इस मामले में करना पड़ेगा। तो 17 तारीख को ये कंप्लेन दर्ज हुई थी। लगभग 25-25 तारीख को सीएम आवास में फ़ोन जाता है, सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन जाता है। 27 तारीख को पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करती है। आप सोच के देखिए कि कैसी लचर व्यवस्था थी कानून की। 27 तारीख को रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद अब खोजने का सिलसिला शुरू होता है और सबसे पहले आसपास के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है। तो सारे लोग बस एक सुर में जवाब देते हैं कि 13 तारीख के बाद हमने न रूपाली को देखा, जो भारती की बहन थी, न रूपाली की माँ ममता को देखा, ना ही दिव्या, पूजा और पवन, जो कि घर में छोटे छोटे 14-15 साल के बच्चे थे, इनको देखा।
13 तारीख से ये कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता। पुलिस वाले बड़ा परेशान होते कि एक पूरा का पूरा परिवार गांव से अचानक से गायब हो गया। गांव में किसी ने नहीं देखा, घर में न कोई अनहोनी के कोई सबूत मिल रहे हैं। पुलिस वाले घर में आते हैं, बाकायदा जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं, पूरा का पूरा घर छान मारते हैं, पूरा का पूरा इलाका छान मारते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जहां से इस बात की पुष्टि हो सके कि इस परिवार के साथ कुछ हादसा हुआ या फिर ये परिवार कहीं गायब हुआ या फिर इसके साथ क्या हुआ है। अब एक तरफ सीएम का प्रेशर, एक तरफ परिवार का प्रेशर। अब धीरे धीरे जब ये मामला भी मीडिया में आता है तो चूंकि लड़की दलित परिवार की थी, पूरा का पूरा परिवार दलित था, आदिवासी परिवार की एक महिला थी जो इस दलित परिवार में शादी की हुई थी, तो इसमें तमाम प्रकार के राजनीतिक लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे महिला सशक्तिकरण के लोग हों, इस पूरे मामले में कूद पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा इस मामले में अगर कोई कूदता है तो वो था सुरेंद्र, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता था। पूरा का पूरा प्रेशर बनाता है। पुलिस वाले सारी जांच पड़ताल, सारी छानबीन करते रहते हैं। जब पुलिस वालों के हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ता, न कहीं से कोई सबूत मिलता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि अगर हम जो रूपाली है या फिर जो ममता है, इन दोनों की कॉल डिटेल या लास्ट लोकेशन चेक करें तो शायद हमें कुछ पता चल जाए या फिर हमारे हाथ कुछ सबूत लग जाए। लिहाजा पुलिस वाले सीडीआर निकलवाने के लिए और इन सारी चीज़ों को करने के लिए जाते हैं। जाने के बाद छानबीन करते हैं, लास्ट लोकेशन वगैरह ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें करने ही लगते हैं तभी अचानक से रूपाली के सोशल मीडिया से एक पोस्ट होती है और इस पोस्ट में ये लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मेरी माँ और मेरी बहन मेरे ही साथ हैं, लिहाजा आप लोग परेशान न हो। अब पुलिस वाले, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि एक लड़की जो शादी कर चुकी है, घर छोड़ के भाग चुकी है अपने पूरे परिवार को लेके, इसको खोजने के लिए भारती, जो उसकी खुद की बहन, इसे जानकारी नहीं थी, ऊपर से नीचे तक तांडव मचा चुकी है। सारे लोग इसमें राजनीतिक भाग ले रहे हैं, जगह जगह तरह तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस वालों का गुस्सा भारती पे फूटता है, रूपाली पे फूटता है। फूटने के साथ साथ भारती को भी बुला भला कहते हैं, आसपास के सारे लोग कहते हैं कि तुम अपनी घर की बेटी, अपनी बहन को नहीं देखती हो, थाने चली जाती हो, जातिवाद खेलती हो, दलित कार्ड खेलती हो, ये सारी चीज़ें, तरह तरह की बातें हो रही थी। इधर ऊपर से भी जब ये बात पहुंच जाती है कि रूपाली की ऐसी पोस्ट आई है तो जो पार्टी थी, जो कार्यकर्ता थी, वो भी धीरे धीरे डाउन होते हैं। एक दो बार फिर भारती कांटेक्ट करने की कोशिश करती है रूपाली से कि शादी कर चुकी हो तो आओ बात करो, फ़ोन करो, लेकिन भारती फिर मैसेज करती कि मुझे खोजने की कोशिश मत करो, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। और ये सिलसिला पूरे मार्च का ये मामला है। 27 मार्च को ये कंप्लेन दर्ज हुई थी, पूरे मई चलता है। रूपाली के इंस्टा से, रूपाली के फेसबुक से पोस्ट होता, चैट पे बात होती, सारी चीज़ें होती, अलग अलग जगह पे लोकेशन निकलती। लेकिन जब पूरा मई बीत जाता है और जितनी भी बातें हुई थी जब चैट पे ही होती हैं, तो जो भारती थी उसका माथा फिर से घूमता है। ये फिर फ़ौरन भाग के थाने जाती है और पुलिस वालों को झकझोरते हुए कहती है कि आपका दिमाग तो नहीं खराब है, आप कम से कम इतना दिमाग तो रखिए कि अगर मेरे घर की कोई लड़की भाग के शादी करेगी और चैट पे मुझसे बात कर रही, तो पिछले 1 महीने के अंदर इसने ना तो एक बार कॉल मेरी उठाई, ना ही ये वीडियो कॉल कर रही, ना ही वॉइस कॉल कर रही है, और मुझे लगता है कि ये जो चैट कर रहा है ये मेरी बहन नहीं है, कोई और है। अब जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद इस बात में कोई सच्चाई है। अब जून महीने की शुरुआत में पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद अब सही सही जब छानबीन, जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लोकेशन निकलवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं, तो कॉल डिटेल में एक नंबर कुछ ऐसे इंसान का मिलता है जिसे देखने के बाद पुलिस वालों की एक तरह से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल 13 तारीख को जो आखिरी बार कॉल हुआ था, वो कॉल कोई और नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूत, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसके ही मोबाइल से हुआ था। लेकिन चूंकि ये पार्टी का कार्यकर्ता था तो ना इसे तुरंत बुला के पूछताछ किया जा सकता था, ना ही इसे उठाया जा सकता था। लिहाजा 30 दिसंबर को सुरेंद्र के एक दोस्त को पुलिस उठाती है। उठाने के बाद पूछताछ करती है, तरह तरह से बातों को घुमाती है, अपने अपने पुलिसिया अंदाज में उसे तोड़ती है। तो जब वो दोस्त टूटता है, टूटने के बाद जब बोलता है तो कुछ ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने के बाद पुलिस फ़ौरन सुरेंद्र को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब सुरेंद्र से पूछताछ करती है
तब सुरेंद्र सही सही पूरी कहानी सुनाता है। और इस कहानी को सुनने के बाद आज भी लोग दहल जाते हैं, आज भी लोग सिहर जाते हैं। दरअसल जो सुरेंद्र है वो रूपाली का बॉयफ्रेंड था। रूपाली 21-22 साल उम्र, सुरेंद्र भी लगभग 25 साल का। रूपाली भी खूबसूरत, सुरेंद्र भी स्मार्ट, दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन चूंकि सुरेंद्र जो था वो ठाकुर था, राजपूत था, जो रूपाली थी वो दलित परिवार से थी, तो सुरेंद्र की नज़रों में इस रिश्ते का कोई फ्यूचर सुरेंद्र को नहीं नज़र आ रहा था। रूपाली भी एक दूसरी जगह जॉब करने जाती है और इन दोनों में इस कदर प्यार था कि जब जब सुरेंद्र रूपाली से मिलने जाता तो रूपाली पूरे जो वहाँ के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे जहाँ ये कमरा लेके रहती थी किराए पे, वहाँ सुरेंद्र को अपना पति बताती थी। ये बाकायदा जाता, जाने के बाद रुकता, रुकने के बाद कुछ टाइम अपना स्पेंड करता, स्पेंड करने के बाद वापस आता। और ये सिलसिला कई सालों तक चला, लगभग 3 से 4 सालों तक। धीरे धीरे मामला गांव में भी फैलने लगा और जो रूपाली है उसके परिवार को भी जानकारी हुई। परिवार वाले रूपाली पे गुस्सा होते हैं, लेकिन रूपाली अपने प्यार की दुहाई देती है, सारी चीज़ें करती है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, ये पूरा मामला रूपाली के गांव में तो फैला, लेकिन जो सुरेंद्र है ना उसके परिवार को कोई जानकारी थी, ना ही उसके आसपास की किसी को जानकारी थी। समय धीरे धीरे बीतता है। जब सुरेंद्र 25 साल 26 साल का हो जाता है तो सुरेंद्र की सगाई तय हो जाती है सीहोर में। सुरेंद्र सगाई कर लेता है, सगाई के बाद इसकी शादी की डेट फिक्स होती है। इधर रूपाली से भी इसका संबंध था, लेकिन जब सगाई तय होती है, धीरे धीरे शादी पड़ती है, डेट वगैरह पड़ जाती है, तो जो सुरेंद्र था अब रूपाली से धीरे धीरे कटने लगता है। अब शुरुआत में रूपाली को कुछ समझ नहीं आता कि जो लड़का मुझसे इतना प्यार करता था, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, वो इस कदर मुझसे कट क्यों रहा है। रूपाली इस बात की जड़ में जाती है, उसके दोस्तों से, आसपास के लोगों से जब पूछती है तो पता चलता है कि जो सुरेंद्र है उसकी तो सगाई तय हो गई है। अब ये बात जब रूपाली सुनती है तो एक तरह से वो गस खा के गिर जाती है कि जिस लड़के से मैं शादी के सपने संजो रही हूँ, जिस लड़के के लिए मैं जीने मरने की कस्में खा चुकी हूँ, वो लड़का किसी और से शादी कैसे कर सकता है। फ़ौरन ये सुरेंद्र को फ़ोन करती है, सुरेंद्र से लड़ने लगती है, तमाम प्रकार की बातें होती है, जली कटी एक दूसरे को सुनाते हैं ये लोग। उसके बाद सुरेंद्र कहता है कि मेरा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, जितना साथ रहना था हम लोग रह चुके हैं। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं कि 11 मई को सुरेंद्र का जन्मदिन आता है। अब जन्मदिन था, चाहे जितना झगड़ा हुआ हो, लेकिन कोई भी रिलेशन हो, तो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, जन्मदिन वगैरह साथ में ही मनाते हैं। तो सुरेंद्र और रूपाली साथ में जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन केक वगैरह जब काटते हैं, काटने के बाद सेलिब्रेशन जब हो जाता है तो रूपाली और सुरेंद्र में फिर से झगड़ा शुरू होता है, इसी सगाई, इसी शादी को लेके। रूपाली चाह रही थी कि उससे शादी ना करे, जो सीहोर की लड़की थी, सीहोर गांव की, लेकिन सुरेंद्र था कि उससे शादी करना चाह रहा था, रूपाली से शादी नहीं करना चाह रहा था। बीच में जात की दरार आ रही थी। लिहाजा जब रूपाली को लगता है कि ये लड़का नहीं मानेगा, ये उसी से शादी करेगा, तो इस रूपाली ने कुछ ऐसा किया जो शायद नारी जात को नहीं करना चाहिए था। रूपाली घर पे आती है, उस लड़की के नाम पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है। अकाउंट बनाने के बाद उस लड़की की तस्वीर इधर उधर से मंगाती है, मंगाने के बाद उस इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है, और पोस्ट करने के बाद बाकायदा ये उसे प्रोस्टिट्यूट घोषित करती है, और साथ में ही लिखती है कि अगर इस लड़की के साथ आपको सोना है या फिर इस लड़की के साथ आपको संबंध रखना है तो आप इतने रुपए दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी आजकल जो इंस्टाग्राम वगैरह पे चलता है, कई लड़कियां पेड सर्विस वगैरह देती हैं, उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में रूपाली जो थी, जो सुरेंद्र की होने वाली वाइफ थी, उसको भी वो डाल चुकी थी। अब ये पोस्ट वायरल होते होते एक ही दिन के अंदर जब सुरेंद्र के पास पहुंचता है और सुरेंद्र देखता है कि उसकी होने वाली वाइफ के बारे में कोई लड़की ऐसा पोस्ट डाल चुकी है, तो सुरेंद्र जब पता करता है और पता चलता है कि ये आईडी रूपाली ने बनाई है, तब सुरेंद्र का खून खौलता है। खून खोलने के बाद अब इसे लगता है कि इसने तो हद पार कर दी और इसे अब जीने का कोई हक नहीं। लिहाजा ये प्लान बनाता है। प्लान बनाने के साथ ही ये 13 तारीख को सबसे पहले रूपाली को फ़ोन करता है। फ़ोन करके खेत में बुलाता है। बुलाने के बाद उसे मारता पीटता है। मारने पीटने के बाद उसका गला दबाता है, गला दबा के मार देता है। रूपाली को मारने के बाद फिर इसके दिमाग में आता है
कि अगर रूपाली को मैंने मारा, इसके परिवार को पता है कि इसका मुझसे संबंध है, तो शायद आने वाले टाइम में वो मुझ पर शक करेंगे और फिर मैं फंस सकता हूँ, लिहाजा जब इसके पूरे के पूरे परिवार को मार दो। इसी प्लान के तहत सुरेंद्र रूपाली की मां ममता को, उसके बहन दिव्या को, उसकी छोटी बहन पूजा को, उसके भाई पवन को, इन सबको कॉल करके बुलाता है। बुलाने के बाद ये बेचारे जाते हैं, इनको मारता पीटता है और मार के गला लगा दबा के मार देता है। मारने के बाद अब फिर बारी आती है कि लाश कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तो लाश ठिकाने लगाने के लिए ये फिर अपने भाई को, अपने नौकरों को और इसके जो साथ के कुछ दोस्त थे उनको बुलाता है। बुलाने के बाद देखता है कि खेत में ही एक ट्रांसफार्मर का गड्ढा खोदा गया है। गड्ढा कुछ टाइम बाद भर जाता, उसमें ट्रांसफार्मर लग जाता, उसमें खंभे गाड़े जाते। लिहाजा इन 5 लाशों को ये 10 फीट गहरे गड्ढे में डालता है। डालने के बाद ये फिर जाता है, गाड़ी उठाता है। गाड़ी में कई क्विंटल नमक और यूरिया लाता है। लाने के बाद नमक और यूरिया डालता है, उसके ऊपर फिर लाश डालता है, उसके ऊपर फिर नमक यूरिया डालता है, उसके बाद गड्ढा भर देता है। कुछ टाइम बाद गड्ढे में ट्रांसफार्मर लग जाता है और 13 तारीख की दबी ये लाश लगभग 14-15 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, जून तक उसी गड्ढे में पूरी की पूरी गल चुकी थी। अगर पुलिस CDR शायद ना निकालती और ये सारी चीज़ें ना होती, या फिर उसके दोस्त ने मुंह ना खोला होता, तो ये मामला कभी सामने भी ना आता। अब ये बात जब निकल के सामने आई, अभी मेरा सवाल आपसे बाकी है और सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। जब ये बात निकल के सामने आई तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इसमें जो दलित समाज के लोग थे, जो कथित तौर पे भीम आर्मी के समर्थक थे, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे जो हो, ये सारे लोग तमाम प्रकार के मोर्चे निकालते हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि आपका कार्यकर्ता ऐसा है, आप लोग संरक्षण देते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। मामला धीरे धीरे बढ़ता है CBI में, फिर एक मामला जाता है। जो बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, उस समय मजबूर होके मामला जो है CBI को हैंडओवर करती है। CBI भी इस मामले में जांच करती है और जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, यही पूरी कहानी CBI अक्टूबर 2022 में कोर्ट के सामने सबमिट करती है। अब जो सज़ा होगी, जो सारी चीज़ें होंगी, ये जुडिशरी की बात है। लेकिन इस मामले में इतना ज़्यादा राजनीतिकरण हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हुई, तमाम प्रकार की बातें हुई। एक दलित लड़की के इंसाफ के लिए जगह जगह मोर्चे निकले, जगह जगह ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मेरा दुख बस इतना सा है कि अगर उसी दलित लड़की के साथ जो सीहोर की लड़की है, जिसको बाकायदा प्रोस्टिट्यूट घोषित किया गया, देह व्यापार करने वाला घोषित किया गया, उसके लिए भी किसी ने आवाज़ उठाई होती तो शायद उसे भी इंसाफ मिलता। चूँकि जिस लड़की की ऐसी तस्वीर वायरल हो गई है, जिसे लोग प्रोस्टिट्यूट घोषित कर चुके हों, उसकी ज़िंदगी किस कदर नर्क बनती है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को बहुत लोगों ने बहुत तूल दिया, होना भी चाहिए, क्योंकि कहानी में जो सुरेंद्र सिंह राजपूत है, उसने कुछ ऐसा किया था। 14-14, 15-15 साल के बच्चों का गला दबाते हुए उसे शर्म भी नहीं आई, हाथ भी नहीं कांपा। किस तरह से ये ऐसे कर सकता है, मुझे तो सोच के भी बड़ा ताजुब लगता है कि चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर तुम्हें नाराज़गी थी, तुमने उसे बुलाया, उसे मार दिया, लेकिन एक 14 साल की बच्ची दिव्या, 15 साल की बच्ची पूजा, 14 साल का बच्चा पवन, इनका क्या कसूर था? बेचारे हंसते हुए, भैया भैया करते हुए आए थे और इनको मार के इनकी लाश को इस तरह दफना दिया गया। तो ऐसे राक्षस के लिए सजाए मौत से छोटी सज़ा कुछ होनी भी नहीं चाहिए। शर्म आती है ऐसे लोगों को, क्या ही कहें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें आप कर सकते हैं, और डेली सुनने के इच्छुक हों तो 10 बजे मैं सुनाता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।